Namaskar. Again, I am present in front of you, and this one is my last discussion over the chapter 4, class 7th, weathering and erosion, in which we are here to discuss over the work of wind. Today, we have to discuss only one topic under this chapter, and that one is none other than work of wind. We have to discuss about work of wind. Okay, so definitely it's fact that wind is a powerful agent of gradation. Definitely it's true that wind is a powerful gradation of agent of gradation. It erodes, transports and deposits the eroded material. अब देखिए सवा बात तो सही है, हवा जो है किसी चीज को तोड़ने का भी काम करता है, उसका वहन भी करने का काम करता है और कहीं छोड़ देने का भी काम करता है. तो डेफिनेटली इट्स द फैक्ट. And if you want to see the power of wind, then you can see either its effect or its working module in the desert area, जहाँ की हवा के कारण तूफान, इतने भारी भारी तूफान आते हैं कि कहा जाता है कि किलोमीटर के किलोमीटर विजिबिलिटी लगभग जीरो हो जाती है. So it shows the intensity and efficiency of the wind, that how they are able to carry the sand particles along with themselves. और दूसरा उदाहरण अगर प्लेन रीजन में है तो कभी कभी आपको वैसे बड़े बड़े भूभाग देखने के लिए मिलेंगे जिसके ऊपर वन नहीं हो या घास नहीं हो, मतलब जिसके ऊपर सिर्फ मिट्टियां हो. और जब आप गर्मी के मौसम में रहेंगे तो मिट्टियां सूखी हुई जो एक परत बनाकर उस क्षेत्र में रहती हैं. अगर कभी कभी आप तूफान या हवा के बहुत अधिक प्रभाव को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो धूल, इतना भारी धूल उठता है, इतना भारी धूल उत्पन्न होता है कि जिस दौरान हवा की गति तीव्र होती है उस दौरान व्यक्ति अथवा वहां पर मौजूद कोई भी जीव जंतु कुछ भी देखने में सक्षम नहीं हो पाता है. एंड इट्स द फैक्ट दैट एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क इट टू यू. अभी जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझो. अब जैसे जो पहाड़ होते हैं तो इस पहाड़ को आप देखते होंगे कि घिसते रहता है, घिसते रहता है, घिसते रहता है, तो ये पीक हट जाता है, उसके बाद ये पहाड़ कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, लगभग फ्लैट हो जाता है. तो ये जो बना इसमें क्या है, क्या पानी माध्यम है? नहीं. इसका मतलब क्या है? द चेंज इन शेप ऑफ दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. रॉक की मैं बात करूं, उस पर हवा जो है, जब लगातार हवा एक गति के साथ सदैव प्रवाहित होती है तो वर्षों वर्षों में, मतलब सैकड़ों वर्षों में या एक लंबे अंतराल में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वह पत्थर की भी आकृति अपने स्वरूप को बदल देती है. वो पत्थर की भी आकृति अपने स्वरूप को क्या करती है? बदल देती है. और यह इस बात को बताने के लिए सरल भाषा में बेहद ही आसान है कि किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है. रॉक्स इन द, अब देखिए, अब हवा है तो हवा पत्थरों के आकार को बदलती है, जिसके आधार पे उस पत्थर की आकृति को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है. अब उसी में एक है मशरूम रॉक. क्या है? मशरूम रॉक. तो रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम. मशरूम आप देखे हैं ना, मशरूम आप देखे होंगे. मशरूम मतलब क्या होता है? इस टाइप की आकृति. तो अगर इस टाइप की आकृति पत्थर की बनी हुई दिखती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? That will be classified under mushroom rocks. And ultimately the bottom line fact कि भैया इसमें बेस जो होता है क्या होता है? नैरो होता है. बेस जो होता है वो क्या होता है? नैरो होता है. इस चीज को याद रखना है. और ब्रॉड क्या होता है? टॉप. ये जो टॉप जो होता है वो क्या होता है? ब्रॉड होता है. मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर तुम बना लो इस तरह से, तो अगर इस तरह से आकृति है तो ये क्या है? टॉप है. तो टॉप क्या है? चौड़ा है, इसका देख रहे हो. और बेस क्या है? कम है. तो इस तरह की जो आकृति बनती है दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू मशरूम रॉक्स. ठीक है. सो दिस वन इज द फैक्ट. एंड जहां भी पत्थर के सेगमेंट जिनको मशरूम रॉक्स के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है तो सामान्यतः जो इसका आइडियल हाइट ऑफ इरोजन होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर होता है. इस चीज को याद रखना है. इन बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर. ओके, एम आई क्लियर? नाउ there are fine and rough particles carry by the wind. स्वाभाविक है. अब मैं अगला बात कर रहा हूं, जो हवा की जो गति होती है, तीव्र गति होती है, वो कभी कभी
जो धरती पर मौजूद फाइन पार्टिकल होते हैं उसको भी कैरिड अवे करता है। तो देयर आर फाइन एंड रफ पार्टिकल्स कैरिड बाय द विंड. It deposits the rough dust particle in the form of hillocks. It deposits the rough dust particles in the form of hillocks known as sand dunes. तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सैंड ड्यून्स किसको कहते हैं, तो सैंड ड्यून्स में सीधे लिखेंगे कि इफ देयर आर फाइन एंड रफ पार्टिकल्स कैरिड बाय द विंड, it deposits the rough dust particle in the form of hillocks. ये जो rough dust particle है उसको in the form of hillocks वो deposit करते हैं, and that hillocks is known as sand dunes. They vary in height and are generally formed in groups. वो समूह में बनते हैं और formed in groups, और ये ऊंचाई के आधार पे, मतलब हर चीज के ऊंचाई के आधार पे भिन्न भिन्न होते हैं. फिर अगेन अभी अब एक क्या है ओएसिस. एक क्या है ओएसिस. ओएसिस तो एक बहुत ही अनुपम कृति है प्रकृति की जो हमें देखने के लिए मिलती है कि ऑफन depreciations in the land is created by the blowing away of the soil. When such depreciations becomes deep enough to reach the surface of groundwater, an oasis is formed. So if in any examination the question will come in that manner, that how oasis is formed. So we can write the complete paragraph. Often depreciations in the land is created by the blowing away of the soil. When such a depreciations becomes deep enough to reach the surface of the groundwater, is known as the formation of oasis. This one is the complete answer. The fine particle of the sand can be carried by the wind over very long distance. ऐसा हो सकता है कि जो बालू के जो काफी बारीक कण है वो काफी दूरी तक अगर हवा की गति अच्छी रहती है और सामर्थ्य रहता है तो उसका वहन किया जा सकता है. When these particles are deposited into the large area, अब वो कैरिड करके और एक बड़े भूभाग को कवर किया गया, then it is called loess. Then it is called loess. It is porous and rivers cut deep valleys through it. So for an example, there is a picture given in your textbook, page number 28, loess at Chambal MP. उसकी तस्वीर आपको दिखाई देगी. Now some important thing what we have to discuss again at the completion of the chapter, like breaking down or decomposition process of rocks is called weathering. What is weathering? Then breaking down or decompositions process of rock is called weathering. Like that there are two types of agent of gradation. पहला internal forces, दूसरा external forces. तीसरा meanders, oxbow lakes, floodplain, leaves, sandbars and deltas are formed by river. These are the structures which are made up by the rivers. Glacial erosion causes U-shaped valleys, creek and tarn. So these are the important thing, important points, important facts, whatever you have to write in your text, in your notebook, and you have to memorize all the things. You have to write not only these important 7 or 8 points, but you have to find out some important points what are present inside the chapter and you have to write it. And afterward, next part, that you have to make all the question and answer. So I am very hopeful that you enjoyed my session with relevant to chapter weathering and erosion. In my next session, we will start through the next chapter, chapter number 5, which is none other than the atmosphere. Thank you. Have a great day.